अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम बात करेंगे काइनेमैटिक्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन और तमाम चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी ग्राफिकल स्टडी अभी तक हमने की है। यानी हम ग्राफ्स पे आज बात करने जा रहे हैं। हम काइनेमैटिक्स चैप्टर के जितने भी ग्राफ्स ऑफ मोशन हैं वो आज देखेंगे। देखें, ग्राफ्स ऑफ मोशन से रिलेटेड लेक्चर आप ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आपने नहीं लिया तो जल्दी से जाके प्रीवियस रिकॉर्डिंग चेक करें। अभी फिलहाल आप क्या करने जा रहे हैं, अभी आप मेरे साथ मिलकर ग्राफ वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। हम इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जितने भी क्वेश्चंस आज अटेम्प्ट कर सकेंगे करेंगे। एंड दिस रिकॉर्डिंग इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इस क्लास के बाद आपका ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट काफी हद तक पॉलिश हो जाएगा, आई प्रॉमिस। आइए बिल्कुल पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखें क्या लिखा हुआ है। ये मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड कर रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन का रेफरेंस आपके सामने ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। इस क्वेश्चन का रेफरेंस क्या है? मार्च 2024 पेपर 1 टू क्वेश्चन 6, यानी ज्यादा पुराना सवाल नहीं है, पिछले साल का ही सवाल है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए। लिखा हुआ है, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट पोजिशन एक्स एट टाइम जीरो। यानी टाइम जीरो पे आपने बॉल को रिलीज किया। At 1 seconds, it bounces inelastically from a horizontal surface and rebounds, reaching the top of its first bounce in 1.5 seconds. What is the total displacement of the ball from its original position x at 1.5 seconds? बच्चों पहले तो सवाल को समझो। तुमने बॉल को रेस्ट से ड्रॉप किया है। देखो, जब बॉल नीचे आएगी ना, तो नीचे आते हुए बॉल की वेलोसिटी बढ़ती है। आप नोट करें, जैसे जैसे बॉल नीचे जा रही है वेलोसिटी बढ़ रही है। और वेलोसिटी जीरो से बढ़कर कितनी वैल्यू तक चली गई? 10 मीटर पर सेकेंड तक चली गई। उसके बाद जैसे ही बॉल जमीन पर हिट करेगी, तुम्हें भी पता है वहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो देखो, फौरन से ठक करके 1 सेकेंड पर क्या हुआ? बॉल जमीन पे हिट हुई। अब बताओ, जमीन से हिट होने के बाद बॉल ने रिबाउंड कितनी स्पीड से किया? अब जाहिर है बॉल जमीन से टकराकर वापस भी तो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, बॉल ने रिबाउंड किया कितनी वेलोसिटी से? इन्होंने -5 की वेलोसिटी दी हुई है। सवाल ये कि -5 क्यों? तुम नोट करो, जब बॉल नीचे आ रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना? और जब बॉल ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी कम हो रही है। व्हाट डू यू से? है ना? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तुम्हें भी पता है कि जब तुम्हें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो तो तुम एरिया अंडर द ग्राफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो। अब मुझे सोच समझ के जवाब दो, अभी बॉल जब नीचे जा रही है, इस वक्त एरिया कैसे निकालोगे? तुम्हें दिख रहा है ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? हाफ इंटू सम ऑफ, सॉरी, बल्कि मैं इसकी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। हाफ इंटू इस ट्रायंगल की बेस कितनी है? ट्रायंगल की बेस है 0 से लेके 1, यानी 1 सेकेंड्स। और इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है? ट्रायंगल की हाइट है 10। ठीक है, तो हाफ इंटू 1 इंटू 10, जवाब आ गया 5 मीटर्स। यानी बॉल जब नीचे आ रही है, नीचे आने में इस बॉल ने 5 मीटर्स कवर किए हैं। है ना? अब यही बॉल जब टकरा कर वापस ऊपर जाएगी, अब ये वाला एरिया भी निकाल लो। जो बॉल ऊपर जा रही है, आप इसका एरिया भी निकाल लो। कैसे निकालोगे? इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? हाफ इंटू इस ट्रायंगल की बेस बताओ। बेस आ रही है 1 इंटू 1, सॉरी 1 से 1.5, तो बेस कितनी हो गई? बेस हो गई 0.5 की और हाइट हो गई 5 की। तो 5 इंटू 0.5 ये हो जाएगा 2.5, 1.25, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 5 इंटू 0.5 होता है 2.5, 2.5 का भी हाफ होता है 1.25। हाँ या ना? तो बेटा इसका ये वाला एरिया आ रहा है 1.25। अब सोच समझ के जवाब दो। बॉल ने नीचे जाने में 5 मीटर्स कवर किए, और ऊपर आने में बॉल ने कितने कवर किए? ऊपर आने में बॉल ने कवर किए हैं 3.75। अब एक बात बताओ, बॉल ने डिस्प्लेस कितना किया? डिस्प्लेस का मतलब पता है क्या होता है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बॉल नीचे गई है 5 मीटर और ऊपर आई है 3.75। ये डिस्प्लेस कितना हुई? तुम पता है क्या करो, तुम 5 में से 3.75 माइनस कर, ओ 1.25 माइनस कर दो। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया 3.75, ये 1.25 लिखना चाहिए था मुझे। ये 1.25 है, तो जब माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा 3.75। तो द राइट आंसर इज बी। इस सवाल का सही जवाब क्या है बेटा? बी है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर बच्चों?
मुझे एक थम्स अप दे दे। गुड। अरीबा, तुम्हें क्लियर हो गया बेटा? ओके, नॉट क्लियर। ठीक है, एक काम करते हैं, वी आर गोइंग टू रीडू द क्वेश्चन। फिर से सुनो, यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना है, यहाँ पे तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, एक मिनट जरा गौर से सुनो, मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि तुमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ भी नहीं है, तो इसलिए मुमकिन है तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही हो। अब यहाँ पर मैं काम करूँ, इसीलिए मैंने सब कुछ इरेज कर दिया, ताकि मैं थोड़ा सा एक मिनट लेकर दोबारा से रिपीट कर दूँ। पहले तो मुझे एक बात बताओ, बॉल पहले नीचे जा रही है और फिर ऊपर आ रही है, ये बात तो समझ आ गई ना? बॉल पहले नीचे गिरी, 1 सेकेंड्स के बाद वो रिबाउंड करके ऊपर चली गई, है ना? और ये भी देखा जा सकता है कि नीचे आने में उसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और ऊपर जाने में उसने कम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। क्योंकि नीचे आने में जो ट्रायंगल बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, और ऊपर जाने में जो ट्रायंगल बन रहा है वो छोटा बन रहा है। तो ये बात तो तय हो गई कि व्हेन द बॉल इज फॉलिंग इट कवर्स मोर डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हेन द बॉल राइजेस अप इट कवर्स लेस डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने पता है क्या किया, मैंने इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को निकाल लिया। जब मैंने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, इसका एरिया आ रहा है 5 मीटर्स, और जब मैंने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, इसका एरिया आ रहा है 1.25 मीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉल नीचे आने में इसने कितना कवर किया है, 5 मीटर्स, और ऊपर जाने में इसने कितना कवर किया है, 1.25 मीटर्स। अब इन्होंने कहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ। तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये जो मैंने ब्लू कलर का एरो बनाया है, इस ब्लू कलर के एरो की लेंथ कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट है ना ये। कैसे निकालोगे ये डिस्प्लेसमेंट? बहुत आसान है। आप 5 में से 1.25 को माइनस कर दो, जवाब आ जाएगा 3.75। ये आपको पता है ये आपने क्या निकाल लिया? ये आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो 5 में से 1.25 माइनस किया, 3.75 आ गया। अच्छा, बाय द वे ये एक आसान सवाल था, ठीक है। अभी मुश्किल वाले सवालात तो हमने बचा के रखे होंगे, तो ठीक है। अच्छा, मैं साथ साथ जो जो क्वेश्चन करता जाऊंगा, मैं उसकी ये जो वर्किंग है ये मैं इरेज करता जाऊंगा, ठीक है। बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज दिस फाइल लेटर एज वेल ना। आई वॉन्ट इट ब्लैंक। अच्छा जी, यहाँ पर, अच्छा मैंने कहा ना, मैं अभी मुश्किल मुश्किल वाले सवालात आहिस्ता आहिस्ता लेकर आऊंगा। पहले हम इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो जल्दी से। रीड क्वेश्चन नंबर 3। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में तुम्हें कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है। इट द स्टूडेंट वॉक्स एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 50 meters in a time of 40 seconds. Then he rests for a time of 10 seconds and then walks back to the starting point at a constant speed in 30 seconds. कह रहे what is the distance time graph for the motion of the student? अब यहाँ पर जरा मुझे एक बात बताओ, सोच समझ के जवाब देना। पहले स्टूडेंट ने सोच समझ के जवाब देना, 50 मीटर्स कवर किए 40 सेकंड्स में, है ना? कांस्टेंट स्पीड है भाई, 50 मीटर्स इन 40 सेकंड्स। तुम्हें भी पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो 50 डिवाइडेड बाय 40, जवाब क्या आएगा जल्दी से बताओ। अच्छा, स्पीड निकालनी नहीं है, ओके। फिर तो परेशानी खत्म हो गई, ये तो बड़ा आसान सवाल है, मैंने सवाल ही नहीं पढ़ा सही से। यहाँ पे तो उन्होंने आपको सारे ऑप्शंस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना बेटा। तो पहले आपकी स्पीड 0 से लेके 50 तक गई, डिस्टेंस 0 से 50 तक गया 40 सेकंड्स में। अब देखो 0 से 50, बेटा ए में तो ये 40 सेकंड्स में तो नहीं गया, बी में ये 40 सेकंड्स में गया है, सी में ये 40 सेकंड्स में गया है, डी में, और यहां पर भी ये 40 सेकंड्स में नहीं गया। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते ए एंड बी? क्योंकि ए और बी में आप नोट करो, आपका जो डिस्टेंस है वो 0 to 50 40 सेकंड्स में नहीं जा रहा, बल्कि 40 सेकंड से पहले जा रहा है। सो आंसर कैन नीदर बी सी एंड नॉर बी, तो सॉरी, नीदर बी ए नॉर बी बी। अब आ जाओ, इज इट सी और इज इट डी? एक बात बताओ, उस बच्चे ने कितने सेकंड्स का पॉज लिया? उस बच्चे ने 10 सेकंड्स का पॉज लिया। अब ग्राफ देख के बेटा ये पता चल रहा है कि यहां पर भी 10 सेकंड्स का पॉज है, यानी 50 सेकंड्स तक पॉज हुआ। यहां पर भी 50 सेकंड्स तक पॉज हुआ। लेकिन पॉज होने के बाद क्या किया उसने, मुझे एक बात बताओ। पॉज होने के बाद लिखा हुआ ही वॉक्स बैक, ही वॉक्स बैक।
टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स। तो देखो, ये ग्राफ भी 50 से लेके 80 तक बना हुआ है, और ये ग्राफ भी 50 से लेके 80 तक बना हुआ है। अब सवाल ये है कि इज इट सी और डी। मैं आपको मजे की एक बात बताऊं बेटा, डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और आप चाहे जा रहे हो या वापस आ रहे हो, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता। अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता तो आप ऊपर जाते फिर नीचे आ जाते, लेकिन ये तो डिस्टेंस का ग्राफ है, और डिस्टेंस क्या कहा मैंने, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, इट इज नॉट सी। ठीक है, हाँ, अगर ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता तब आप क्या आंसर मार्क करते, तब आप सी मार्क करते, क्योंकि पता है आपको, जब आप जाकर वापस आ जाते हैं ना, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो वाला कॉन्सेप्ट ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में नहीं है। ऑप्शन डी प्योरली डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई? इज दैट क्लियर? अच्छा, एक बात और बताएं, एक मिनट। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद, बाय द वे, इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर डी है। अच्छा, ये क्वेश्चन कर लेने के बाद अब हम कुछ और सवालात करेंगे। ऑलराइट, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। ऑलराइट, आई एम सो सॉरी, स्क्रीन मेरी शायद चली गई थी। इट्स बैक नाउ। अच्छा, मैं उस क्वेश्चन में अरीबा, मैंने बस ये बताया था कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ता है, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता। इसीलिए आंसर वाज नॉट सी, आंसर वाज डी, क्योंकि डी वाले ग्राफ में वो सिर्फ बढ़ रहा था। ठीक है, सी वाले में क्या हो रहा था, सी वाले में वो बढ़ा और फिर कम हो गया। सो दैट इज वाई इट कैन नॉट बी सी, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। अच्छा, बस अब इस सवाल पर आ जाओ। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो। तुम्हें एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट का, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ देकर तुमसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मांग लिया। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, थोड़ा सोचो, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? बेटा, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे एक सिंपल सी बात नोट करनी है। तुम नोट करो, यहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताओ, पॉजिटिव रीजन में वेलोसिटी, ग्राफ ऊपर जाने का मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी बढ़ने का मतलब पता है क्या है? कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे नोट करो क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है, तो ग्रेडियंट अब कम होगा। अच्छा, अब यहाँ नोट करो, वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है। नेगेटिव में बढ़ने का मतलब ये है कि ग्रेडियंट नेगेटिव में बढ़ेगा, और वेलोसिटी यहाँ पर कम हो रही है। कम होने का मतलब ये है कि ग्रेडियंट नेगेटिव में कम होगा। तो तुम नोट करो, मैंने तुम्हारे सामने पूरा ग्राफ बना दिया। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर इज डेफिनेटली ए। क्लियर हो गया? मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद टाइम, यस। यहाँ पे एक सवाल है कि सर, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मतलब डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जाके वापस आ सकता है, यस। यहाँ पे बस बताने का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट किसी कर्व्ड पाथ में मूव नहीं कर रहा, किसी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहा। क्लियर है? तो इस सवाल का सही जवाब फिर से बता रहा हूँ, ए है। मैंने ए कैसे निकाला, मैं काम करता हूँ, मैं इरेज करके दोबारा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो, मुझे वेलोसिटी के ग्राफ को देखते हुए डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ डिटरमिन करना है। मैंने बड़ी सिंपल सी टेक्निक लगाई। मैंने कहा यार, शुरू में पॉजिटिव रीजन में वेलोसिटी बढ़ रही है, तो आप पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बनाएं।
फिर वेलोसिटी पॉजिटिव में कम हो रही है, तो फिर आप पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बनाएं। फिर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ने का मतलब ये है कि आप नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बनाएं। और फिर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में कम हो रही है, मतलब आप नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बनाएं। दैट्स इट। इस तरह से आपका जवाब आ जाएगा ए। और इस तरह से आपको ये सवाल अटेम्प्ट करना था। ठीक है, मैं आपको और भी क्वेश्चंस दिखाता हूँ। मैंने कहा ना ऐसा हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। ऑलराइट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत आसान सवाल है, आप आसानी से कर पाएंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से पढ़ें। देखो यार, सवाल बड़ा सिंपल है। तुम्हें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देकर एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है। अच्छा, ये बात तो तुम्हें अंडरस्टूड होनी चाहिए कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का अगर ग्रेडियंट निकाला जाए तब आपको एक्सेलरेशन मिलती है। हाँ या ना? तो यू नीड टू फाइंड ग्रेडियंट। तो आंसर एरिया तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया निकाला तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो आंसर ना ए है ना बी है, आंसर है या सी या डी। अब सी में लिखा है द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन पी क्यू, और डी में लिखा है द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट क्यू। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं यहां करना क्या है। उन्होंने तुमसे एवरेज एक्सेलरेशन मांगा है। क्या मांगा है? एवरेज एक्सेलरेशन। अगर वो तुमसे कहते फाइंड द एक्सेलरेशन एट क्यू, एवरेज एक्सेलरेशन नहीं, अगर वो बोलते फाइंड द एक्सेलरेशन एट क्यू, तब आप क्या करते? आप क्यू पे एक टेंजेंट बनाते। आप क्यू पे क्या बनाते? एक टेंजेंट बनाते, और टेंजेंट बनाने के बाद ग्रेडियंट निकालते। तब आपके पास आ जाती एक्सेलरेशन एट क्यू। उन्होंने एक्सेलरेशन एट क्यू मांगी नहीं है, उन्होंने तो आपसे मांगा है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे आप पी से क्यू एक स्ट्रेट लाइन खींच के उस पूरी लाइन का ग्रेडियंट निकाल दें, आपके पास एवरेज आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है मेरे बच्चों सी। मैं फिर से बता रहा हूं, डी आंसर कब होता? डी आंसर तब होता जब वो आपसे बोलता फाइंड द एक्सेलरेशन एट क्यू। वो क्यू पे एक्सेलरेशन थोड़ी मांग रहे हैं, वो तुमसे फर्स्ट 5 सेकेंड्स की एवरेज मांग रहे हैं। तो एवरेज निकालने का बहुत आसान तरीका है कि पी से क्यू आप एक स्ट्रेट लाइन खींच के उसका ग्रेडियंट निकाल दें, वो एवरेज आएगा। वो एग्जैक्ट एक्सेलरेशन नहीं होगी, वो एवरेज एक्सेलरेशन होगी। क्लियर हो गया? तो इस सवाल का सही जवाब क्या था मेरे बच्चों? सी। अभी टेंशन नहीं लें, अभी ऐसे और भी सवाल करेंगे। इसी के बाद सवाल नंबर 15 करें जल्दी से। अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 15। और ये थोड़ा आसान सवाल है। फिर वही सवाल कि आप एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। अब देखें, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इससे तो कुछ भी नहीं आने वाला। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बेटा डिस्प्लेसमेंट आता है, एक्सेलरेशन नहीं आती। ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी आती है, एक्सेलरेशन नहीं आती। और ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या आ जाती है? एक्सेलरेशन आ जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब है डी। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा भाई, इसके भी बाद आ जाएं जल्दी से। ऑलराइट, ये आपके पास एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17, सोच समझ के कीजिएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान सवाल है। ठीक है,
ऑलराइट, सवाल बड़ा सिंपल है। आपके सामने एक ग्राफ है, आई मीन चार ग्राफ्स हैं, और केस क्या है? बंदे ने एक क्लिफ से खड़े होके एक स्टोन को वर्टिकली ऊपर फेंका। फर्ज करें ये एक क्लिफ है, और स्टोन को वर्टिकली ऊपर फेंका, वापसी में स्टोन नीचे जाके गिर गया। अब मुझे एक बात बताओ, शुरू में स्टोन ऊपर जा रहा है, तुम्हें पता है जब स्टोन ऊपर जाएगा ना, उसकी वेलोसिटी कम होगी। अब वेलोसिटी कहाँ कहाँ कम हो रही है? देखो बेटा, ऑप्शन नंबर सी में तो वेलोसिटी पहले बढ़ रही है, तो सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं फिर से बता रहा हूँ, सी क्यों नहीं हो सकता? सी में वेलोसिटी बढ़ रही है ना। अब देखो वेलोसिटी कहाँ कहाँ पे कम हो रही है। वेलोसिटी डी में कम हो रही है, वेलोसिटी ए में भी कम हो रही है क्योंकि जीरो की तरफ जा रहा है, और वेलोसिटी बी में भी कम हो रही है। अच्छा, यहाँ नोट करने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है, बल्कि एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होगी। जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है ना, तब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होती है। आंसर ए होता। तो अभी अभी मैंने बताया कि बेटा वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होगी, तो आंसर ए भी नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती। इट हैज टू बी अ कर्व। अब आपके पास या बी आंसर हो सकता है या डी हो सकता है। अब तुम लोग बताओ क्या लगाऊं, बी लगाऊं या डी लगाऊं? ए और सी को तो मैंने हटा दिया, सी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा पहले ऊपर जाते हुए वेलोसिटी बढ़ेगी थोड़ी। और ए क्यों नहीं हो सकता? स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती बेटा। अब आंसर ये बी है या डी है? नाउ वोट, कम ऑन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। क्यों? मैं आपको रीजन देता हूँ। देखो, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही है, फिर नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ पर पता है क्या किया इन्होंने? ऊपर जाने को इन्होंने नेगेटिव कहा है, और नीचे आने को इन्होंने पॉजिटिव कहा है। इसीलिए ऊपर जाने का ग्राफ नेगेटिव रीजन में बना हुआ है, और नीचे आने का ग्राफ पॉजिटिव रीजन में बना हुआ है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है डी वाले में? डी में ऊपर जाने का ग्राफ भी पॉजिटिव में बना हुआ है, नीचे आने का ग्राफ भी पॉजिटिव में बना हुआ है, विच शुड नॉट बी द केस। दैट इज वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। तो ये समझ आया? और अगर समझ आया तो जल्दी से थम्स अप दो मुझे, ताकि फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलूँ। गुड। ऑलराइट, ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। एक बार क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लो, करवाऊंगा मैं, ठीक है? आई डू दिस क्वेश्चन विद यू। देखो इस सवाल में क्या कह रहे हैं, तुम्हें एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और ये कह रहे हैं द व्हीकल मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड बिगिंस टू एक्सेलरेट एट टाइम जीरो। व्हाट इज द व्हीकल्स एक्सेलरेशन एट टाइम 3 सेकेंड्स? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, राइट? यूनिफॉर्मली बढ़ रही है या नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है? जल्दी से चैट पे लिखकर बताओ। वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है या नॉन यूनिफॉर्म? इतना टाइम लोगे तो हो गया। यस, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। आप बोलेंगे सर वेलोसिटी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। इन्होंने मांगा है एक्सेलरेशन। देखो यार, अगर स्ट्रेट लाइन होती है ना, एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान है। ये कर्व है, और ये कह रहे हैं एट 3 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन निकालो। अब 3 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन कैसे निकालें? बहुत आसान तरीका है। तुमने करना कुछ नहीं है, तुमने सबसे पहले तो 3 सेकेंड्स पे एक ग्रेडियंट बनाना है। ओ सॉरी, टेंजेंट बनाना है। क्या बनाना है? टेंजेंट। अच्छा सा टेंजेंट बनाओ। अच्छा, मैंने शायद गलत बना दिया, मैं 3 सेकंड्स पे नहीं बना रहा, मैं कहीं और बना रहा हूँ, 5 सेकंड्स पे बना रहा हूँ, हद हो गई। अब तुम नोट करो, जब मैंने ये टेंजेंट बनाया, अभी भी मेरा टेंजेंट काफी गंदा है। अच्छा सा टेंजेंट बन नहीं रहा यार मुझसे।
ऑलराइट यार, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं एक अच्छा सा टेंजेंट बनाऊं, और मैंने कोशिश पूरी की है, अब आप देख सकते हैं। अब देखो, टेंजेंट बना लिया, अब इस टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल लो। टेंजेंट का ग्रेडियंट कैसे निकालना है? एक यही वाला पॉइंट ले लो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है बेटा 3,6, और एक कोई और सा पॉइंट ले लो, मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,10। फॉर्मूला लगा लो, y2 - y1 x2 - x1 वाला, ठीक है। तो बेटा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो जब आप करोगे 10 - 6 4 हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा 1.33। आप बताओ क्या आंसर लगाऊं, जल्दी से बताओ। ठीक है, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सी। तो इस तरह से सवाल की वर्किंग करनी थी, आपने किया कुछ भी नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपने एट 3 सेकेंड्स की बात हो रही थी, इसीलिए आपने यहाँ पे एट 3 सेकेंड्स पे टेंजेंट बनाया, और टेंजेंट बना के उसका ग्रेडियंट निकाल लिया। सिंपल। ठीक है। अच्छा भाई, इस सवाल को भी कर लेने के बाद एक और सवाल दिखाने जा रहे हैं आपको। ये सवाल है, और ये सवाल तुम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 21। एक ऑब्जेक्ट है जो कि फॉल कर रहा है। अच्छा, मजे की बात, यहाँ पर जब वो फॉल कर रहा है तो वैक्यूम की बात हो रही है। वैक्यूम का मतलब है एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अच्छा, तुम्हें भी ये बात पता है कि जब एक ऑब्जेक्ट गिरता है, जब एक ऑब्जेक्ट गिरता है, मेरे प्यारे प्यारे निकम्मों, गिरने वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है। बढ़ती है, कम नहीं होती। तो आंसर ना ए हो सकता है ना बी हो सकता है। आंसर या सी होगा या डी होगा। अब सी और डी में से बताओ क्या लगाऊं। जब ऑब्जेक्ट गिरता है वेलोसिटी बढ़ती है, निकम्मो। आंसर डी होगा, वेरी गुड। अब इसका रीजन बताओ क्यों, वाई डी एंड वाई नॉट सी। रीजन बड़ा सिंपल है सर, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है या है ही नहीं, और जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होती है। अब एक बात बताओ, तुम लोगों ने एक इस खुशी में जवाब लगाया। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करो और जरा जवाब सोचो। ओके भाई, पहले तो तुम लोगों को इसका जवाब ये समझ आ गया कि वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल आया है, और सवाल भी मुझे थोड़ा हैरान कर रहा है कि सर एक गिरते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ क्यों रही है? उसको तो कांस्टेंट स्पीड से गिरना चाहिए, वेलोसिटी बढ़ क्यों रही है सर? इसको कांस्टेंट स्पीड से गिरना चाहिए क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है। मैं बताता हूँ वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है। देखो, वेलोसिटी बढ़ती कब है मेरे बच्चों? वेलोसिटी बढ़ती तब है जब किसी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही हो। जब ऑब्जेक्ट गिर रहा है ना, आपको पता है उस पर क्या एक्ट कर रही है? उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। आपको पता है वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है? जब नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाली फोर्स एक दूसरे को क्या कर दें, एक दूसरे को बैलेंस कर दें, तब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है। कौन सी? वेट और ग्रेविटी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी। सिंपल, ये जवाब है इसका। अच्छा, ये एक और सवाल है। इस सवाल को करने से होगा कुछ नहीं, लेकिन आपका थोड़ा सा एरिया अंडर द ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, और 2 मिनट बाद में इसको रिज्यूम करूंगा जब आप इसका आंसर निकाल चुके होंगे। देखो, तुम्हें निकालना है एरिया अंडर द ग्राफ, और एरिया अंडर द ग्राफ निकालने के लिए पहले तुम्हें ये समझना होगा कि ये कौन सी फिगर है। मेरे बच्चों, ये एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलता है? हाफ
इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इस ट्रेपीजियम की एक पैरेलल साइड की लेंथ है 2 और एक पैरेलल साइड की लेंथ है 12। 2 and 12, तो तुम क्या करोगे? सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 12 इनटू, इनटू होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। इस पैरेलल साइड से इस पैरेलल साइड का फासला कितना है? इसका फासला है 4। तो आंसर आ जाएगा 2 + 12 तो 14 हो जाएगा। 14 ÷ 2 7, एंड 7 4 = 28 मीटर। तो जवाब आ गया डी। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था, राइट? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था एरिया अंडर द ग्राफ का। और यहाँ पे इतने आसान सवालों में गलती की गुंजाइश नहीं है बच्चों, इसलिए गलती नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे तुमने कुछ भी नहीं किया, एरिया अंडर द ग्राफ लगाया फॉर अ ट्रेपीजियम। ऑलराइट, ये तुम्हारे सामने एक और सवाल है, और ये है क्वेश्चन नंबर 23। ये जल्दी से पढ़ो और मुझे जल्दी से इसका जवाब दो। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। देखिए, सवाल बड़ा सिंपल है। सवाल में कह रहे हैं चार गाड़ियां हैं, A B C D, सब ने रेस्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट की, और द कार्स टेक द सेम टाइम टू एक्सेलरेट टू 60 km/h। तमाम गाड़ियां 60 की स्पीड पर, तमाम गाड़ियां 60 की स्पीड पर सेम टाइम पे पहुंच गई। विच कार रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 60 इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? देखें, चार गाड़ियां, चारों 0 की स्पीड से स्टार्ट हुई और चारों 60 तक पहुंच गई। इन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि कौन सी गाड़ी सबसे कम फासला तय करके 60 की स्पीड तक पहुंची है। देखो, बहुत आसान है। आपको वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या बताता है? एरिया डिस्टेंस बताता है। अब बताएं सबसे छोटा एरिया किसका आ रहा है? आप नोट करें, जो डी वाला ग्राफ है इसका एरिया सबसे कम आ रहा है। सी का एरिया ज्यादा है, बी का और भी ज्यादा है, और ए का तो और भी ज्यादा है। तो सबसे कम जो एरिया अंडर द ग्राफ आएगा वो किसका आएगा? वो डी का आएगा। इसीलिए आप बोलेंगे कि सबसे कम फासला तय करके जो गाड़ी 28 की स्पीड पर पहुंच, सॉरी 60 की स्पीड पर पहुंची है, वो है डी। इस तरह से आपको ये सवाल करना था। क्लियर है? ऑलराइट, अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, एक बार फिर से बिल्कुल वैसा ही सवाल। क्वेश्चन नंबर 24 में ये फिर से डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, और इस तरह का एक सवाल आप अभी थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं। करें दोबारा? एक बात बताओ, स्टोन को तुमने पहले ऊपर फेंका है ना, तो जाहिर है जब आप स्टोन को ऊपर फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। तुमने नोट किया, पहले वेलोसिटी 20 से कम होकर 0 हो गई शुरू के 2 सेकंड्स में, और फिर जब स्टोन वापस नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना? ये कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट एक्स एट टाइम 3 सेकेंड्स। पहले तो मुझे एक बात बताओ यार, बड़ा आसान सा सवाल है। ऊपर जाते हुए पहले बताओ इसने कितना फासला तय किया? एरिया अंडर द ट्रायंगल निकालना पड़ेगा तुम्हें। एरिया निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप बताओ इस ट्रायंगल की बेस कितनी है? इस ट्रायंगल की बेस 2 है ना, और हाइट कितनी है? हाइट है 20। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 20 मीटर्स। यानी जब आपने बॉल को ऊपर उछाला, बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 20, ठीक है। अब बॉल कहाँ आएगी? नीचे आएगी। आप वो वाला एरिया भी निकाल लो। हाफ इंटू ये बेस कितनी है जल्दी से बताओ? 2 से लेके 3 तक का मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल की बेस है 1। तो 1 आ गई बेस, और हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की? इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है? हाइट है 10, है ना? तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर। इसका मतलब बॉल ऊपर गई 20 मीटर्स, और फिर नीचे आई 5 मीटर्स। अब मुझे बताओ, ये कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये पॉइंट एक्स से उछाला था आपने, आप बताएं पॉइंट एक्स से कितना डिस्प्लेसमेंट किया बॉल ने? देखो ना, 20 ऊपर गई और 5 नीचे आई, तो डिस्प्लेस कितना किया? इसने डिस्प्लेस किया 15 मीटर्स अबव एक्स।
तो इस सवाल का सही जवाब है ए। ठीक है। आंसर इज नॉट बी। आंसर इज 15 मीटर्स अबव एक्स। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एक्स थी, फाइनल पोजीशन ऊपर है, तो अबव हुआ ना, बिलो कैसे हुआ? आंसर इज नॉट बी, आंसर इज ए। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से आपने सवाल को हैंडल करना था। समझ आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। बॉल 20 मीटर ऊपर गई, 5 मीटर नीचे आई, तो बेटा डिस्प्लेस तो 15 मीटर किया ना ऊपर की तरफ, है ना? अच्छा, पता है बिलो एक्स कब होता? बिलो एक्स तो तब होता जब वो 20 मीटर ऊपर जाती, 20 मीटर नीचे आती और फिर उससे और नीचे जाती, तब बिलो एक्स होता। बिलो एक्स नहीं हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? अच्छा, इस सवाल को भी कर लेने के बाद, अच्छा आप नोट करें कि मैं आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं करा रहा। मैं हर तरह का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि अभी मैंने कई सारी चीज़ें आपको नहीं कराई हैं। अभी मैंने आपको फ्री फॉल और फॉल विद एयर रेजिस्टेंस का कंपैरिजन नहीं करवाया, और भी कुछ चीज़ें जो अभी हमने नहीं की हैं। इसलिए मैं आपसे हर तरह का सवाल डिस्कस करना चाह नहीं रहा। तो जितने भी हमने सवाल किया, आई एम प्रिटी श्योर कि इससे आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी बेहतर हुआ होगा। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि आने वाली क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सप्लोर करेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन एक्सप्लोर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास को और भी ज़्यादा एंगेजिंग बनाएंगे। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ।